हेलो दोस्तों, इंजॉय फाइनेंशियल्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप एक बैंकर हैं और किसी कंपनी को लोन देना चाह रहे हैं, या फिर एक इन्वेस्टर हैं और किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर एक प्रमोटर हैं और आप अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी तरह के स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो कस्टमर के रूप में हो या आप उस कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में हो, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को आप किस तरह जानेंगे, क्या क्या जो है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जिससे जो है आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग पोजीशन को आप जान पाएंगे। हमने बहुत लोगों से इसके बारे में जिक्र किया। सभी का एक रिस्पॉन्स होता है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों जो है इसके थ्रू जो है हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि डेटर्स डिटेल, क्रेडिटर्स डिटेल, ये सारे भी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होते हैं जो हम बरोबर से मांग सकते हैं। लेकिन आज मैं वो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस करूंगा जो फाइनेंशियल पोजीशन की जानने के लिए काफी जरूरत होता है। सबसे पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अब जो है बैलेंस शीट, दूसरा होता है बैलेंस शीट, तीसरा होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, चौथा होता है नोट्स टू अकाउंट, फिफ्थ इज ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड सिक्स्थ इज डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सेवंथ इज cash flow statement, and the eighth is most important, that is company auditors report order 2020। ये इस सारे हेड को हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा मैंने बताया कि जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से एस्टैब्लिश होती है, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना होता है, उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंपनी प्रिपेयर करती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, चूंकि इस कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट नहीं होता, कम सोशल कॉज के लिए होता है। जैसे कोई एक एनजीओ को ले लेते हैं, उसका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है। हम फॉर्मेट का देख लेंगे कि राइट साइड अगर आप देख रहे होंगे तो ये सेल्स है, जो इनकम है सारे, और लेफ्ट साइड जो है डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, लास्ट में जो है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये नेट प्रॉफिट आता है। डिटेल में हम ईच हेड का हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी डिस्कस करेंगे आपसे, सब्सिक्वेंट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होता है, हमने पहले भी शर्मा जी का बैलेंस शीट दिखाया, और आगे भी हम जो है कंपनी की बैलेंस शीट को एनालिसिस करेंगे, सारे कंपोनेंट को। ये मैंने एक छोटा सा आपको बैलेंस शीट सिर्फ डिस्प्ले कर दिया है कि लेफ्ट साइड जो होता है वो लायबिलिटी होता है, और राइट साइड जो होता है वो असेट्स होता है। लायबिलिटी साइड में कंपनी का कैपिटल मतलब ऑन मनी, और आउटसाइड टोटल लायबिलिटी होता है, जो कि असेट साइड जो है सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल लायबिलिटी से मैच करना चाहिए, ठीक है। सो असेट इक्वल टू लायबिलिटी, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स। अब जो आता है दोस्तों नेक्स्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, सारी कंपनी जो है जो 1 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर होता है, ठीक है, और जो होते हैं प्रोफेशनल के केस में वो 50 लाख तक जिनका जो है ग्रॉस रिसिप्ट होता है, इन बोथ केसेस जो है ना उनकी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को ऑडिट कराना होता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि मुझे ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब मुझे मत दो, मुझे जो इसका स्क्रूटिनाइज नहीं करना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपना खुद का डिवाइस किया हुआ एक फॉर्मेट, ठीक है, उस फॉर्मेट में ही वो कहती है कि मुझे सबमिट किया करो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अब ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सारे कंपनी के लिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, 1 पर्सन कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, सभी के लिए अगर ये टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है, तो और जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। उसके अलावा कुछ एग्जम्पशन है, जैसे प्रीजम्पटिव टैक्स बेनिफिट कोई लेना चाहता है, उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन ये जनरल रूल है। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, आप देखेंगे कि काफी समय ऐसा होता है कि आप बरोबर से जब मांगेंगे ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो वो जो मैनुअल सबमिट करेगा आपको, अब ये जो मैनुअल सबमिट करता है ना वो रॉन्ग है। एक्चुअली क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, जब इनकम टैक्स अथॉरिटी कुछ चैलेंज करती है या क्लेम करती है अमाउंट, तो ऑडिटर जो है अपना हैंड्स रेज कर देते हैं कि ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। तो इसके लिए जो है लगभग 11-12 से ही जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक प्रोसेस किया है
कि कंपनी जो ऑडिटर से ऑडिट करवा रही है, पहले वो जो है अपना जॉब को असाइन करेगी, ऑडिट की रिपोर्ट को असाइन करेगी इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो है चार्टेड अकाउंटेंट जो ऑडिट करने जा रहा है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ऑडिट करने के बाद चार्टेड अकाउंटेंट अपनी ईमेल आईडी से फिर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, जब भी आप किसी का स्क्रूटिनाइज करें तो मैनुअल नहीं होना चाहिए, ये इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोडेड ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप देखते होंगे कि जब भी कोई आप जब आईटी रिटर्न डाउनलोड करते हैं तो उसके जो है वाटर मार्क जो होते हैं उस पेपर पे होते हैं इनकम टैक्स के, तो उसी तरह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी वाटर मार्क होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तभी जो है वो ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन आप ब्रांचेस में या कहीं पे भी देखें कंपनी आजकल मैनुअल, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कुछ और सबमिट करती है और आपको जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कोई और दे रही है, ठीक है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि कैसे जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो चार्टेड अकाउंटेंट अपलोड करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट आता है नोट्स टू अकाउंट एंड एक आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। नोट्स टू अकाउंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट ये दोनों क्या होता है कि ये दोनों जो है काफ़ी ज़रूरी होता है आपको ऐसे बैंकर पढ़ने के लिए या ऐसे इन्वेस्टर। नोट्स टू अकाउंट क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही जो है आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही देख पाते हैं, लेकिन नोट्स टू अकाउंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट में वो सारे रिमार्क्स होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि कंपनी ने इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जो 5 करोड़ रुपए अगर कंपनी पे क्लेम रेज किया है, अब क्लेम रेज किया तो कंपनी ने अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, ये काफी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। क्यों? कंपनी ने कोई भी एंट्री जो है अपनी बुक में नहीं की है। अब आप सोचो कि ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, तो वो कहाँ आएगा? तो वो उस जगह पे आएगा जहां पर आपका कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट ने वो डिक्लेयर किया है अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में या नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मेट भी मतलब एक कंपनी का बैलेंस शीट भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे जो है नोट्स टू अकाउंट या ऑडिटर्स रिपोर्ट में कैसा रिफ्लेक्ट होता है, कैसे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एमरॉन बैटरी अगर आपने नाम सुना होगा, उसी कंपनी का एक बैलेंस शीट है जो मैंने डाउनलोड करके रखा है। इस बैलेंस शीट में देखेंगे आप कि ये जो है फाइनेंशियल सेक्शन है, फाइनेंशियल सेक्शन के तुरंत बाद जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट आता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट ये अपना ओपिनियन इसमें देता है कि इस बैलेंस शीट को हमने किस तरह से एनालाइज किया है, मतलब क्या क्या चीज जो है इस कंपनी के पॉलिसी जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी ये सब जो उसने फॉलो किया है नहीं किया है सारा कुछ। अगर आप इसमें जाओगे तो ऑडिटर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। उसके अलावा आप जाओगे तो उसके एनेक्सर्स हैं कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में उसमें क्या क्या चीज जो दिखना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इस जगह ऑडिटर बता रहा है कि उसने जो है सारा जो है डिटेल्स जितनी भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है वो सारा जो है सही समय पे उसने पे किया। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसी ऑडिटर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि लगभग अगर आप देखोगे तो 9 to 10 करोड़ रुपीज, ये फिगर जो है मिलियन में लिखा है, अगर इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ऑडिटर्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि लगभग 9 to 10 करोड़ जो है ये डिस्प्यूटेड लिटिगेशन में जो है कंपनी का अमाउंट पड़ा है, उसके साथ भी उसने नीचे जो है डाला। अब ये क्या है कि आप ऐसा सोचो दोस्तों, अगर आप ऑडिटर्स रिपोर्ट या नोट्स टू अकाउंट को स्टडी नहीं करोगे तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी अगर मटेरियलाइज हो गई, मतलब अगर ये जो लिटिगेशन में पड़ा है केस और कंपनी हार गई तो वो जो है कैसे पे करेगी। अगर आप इन्वेस्टर हो या जो है आप मतलब बैंकर हो और आपने लेंड किया हुआ है तो क्या होगा, कंपनी जो है सबसे पहले वो सारी लायबिलिटी पे करेगी जो सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी या इस तरह के सेल टैक्स डिपार्टमेंट आप देखेंगे इनकम टैक्स ये सबसे डिस्प्यूटेड है, उन लोगों को प्रायोरिटी पे उसको पे करना पड़ेगा, नहीं तो अटैचमेंट भी हो सकती है उसकी प्रॉपर्टी की। तो उसके कारण क्या होगा, चांसेस ऐसा है कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है बहुत जल्दी। आपका जो भी स्टेक कंपनी में लगा हुआ है, चाहे लोन के रूप में चाहे इन्वेस्टमेंट इक्विटी के रूप में इन्वेस्टमेंट में, तो जो है स्टेक पे आ सकता है, मतलब आप जो है आपके इन्वेस्टमेंट अटक सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये नोट्स टू अकाउंट जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है पढ़ना काफी जरूरी होता है। ये दोस्तों ऑडिटर्स रिपोर्ट खत्म होने के बाद ये कंपनी का बैलेंस शीट है और फिर उसके नीचे जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है और उसके बाद फिर ये आता है नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, मतलब
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे तो उसके नीचे जो है ये सारा कुछ जो है नोट्स टू अकाउंट को भी स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें डिप्रिसिएशन को कैसे कंपनी ने जो है इनकॉर्पोरेट किया है, जो है असेट्स वैल्यू को किस प्राइस पे उसने जो है कैलकुलेट किया है, या फिर जो है वारंटी, सपोज कंपनी का सेल्स कुछ अभी मतलब कि कंपनी ने कोई डील किया है किसी पार्टी के साथ, पेमेंट अभी नहीं आया है, ना सप्लाई हुआ है गुड्स का, लेकिन कभी कभी कंपनी जो है नेक्स्ट ईयर के सप्लाई, चूंकि डील हो गया इसलिए उसको सारे को सेल मान करके बुक कर देते हैं। तो ये सारे जो क्वालिफाइंग रिमार्क्स जो है ऑडिटर्स के, वो आप कहाँ देखेंगे? सिर्फ फिगर से आपको क्लियर कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग की पोजीशन को आप नहीं जान सकते। इसलिए जो है दोस्तों नोट्स टू अकाउंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है जानना काफी जरूरी है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होता है? जिसमें कंपनी जो है अपना विजन बताती है, उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताती है, उसके अलावा वो इंडस्ट्री को एनालिसिस करती है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो सारा कुछ जो है आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मिलेगा। आइए हम देखते हैं कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट कैसा दिखता। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट ये जो है हमने सेम कंपनी का डायरेक्टर्स रिपोर्ट को रखा। इसमें अगर आप देखोगे ना तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में अपना ओपिनियन दिया है, बैटरी बिजनेस मतलब फ्यूचर में कैसा रहेगा। इसके अलावा उसने इंडस्ट्री का एनालिसिस किया है पूरा, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में दिया है, ठीक है। डायरेक्टर्स का क्या रोल है, ऑडिटर्स कौन सिलेक्ट किया, इसके अलावा कंपनी ने कौन कौन से अवार्ड और रिकॉग्निशन जो है कंपनी को मिली है। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है आप जरूर पढ़ा कीजिए। इससे आपको, जैसे मैं बता दूं दोस्तों कि जब कोडेक कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में पहले ही लिख दिया था कि हम जो है कंपनी को बहुत सारे जो है ले ऑफ करने जा रही है, एम्प्लॉय को जो है कम करने जा रही है नंबर ऑफ परसेंट। अब फ्यूचर जो है इन्होंने पहले ही डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बता दिया था कि हमारी कंपनी का फ्यूचर जो है ना वो जो है ग्रोइंग मतलब डेवलपिंग ट्रेंड में नहीं है और कभी भी कंपनी जो है बैंकरप्ट हो सकती है। मतलब इस सिचुएशन तक उन्होंने पहले ही फोर्सी कर लिया था कि कंपनी का बिजनेस जो है कभी भी स्टैंड स्टिल मतलब बंद हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो है डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी काफी जरूरत, क्योंकि और पूरी आप बैलेंस शीट में और इंडिविजुअल ओपिनियन को, इस तरह के पर्सनल कंपनी के ओपिनियन को नहीं जान सकते। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है किस तरह की कंपनी के लिए अप्लीकेबल होता है? तो वो सारी कंपनी जो आरओसी में रजिस्टर्ड होती है, अंडर कंपनी एक्ट जो है एस्टैब्लिश्ड होती है, वो सारे के लिए कैश फ्लो जो है मैंडेटरी होता है। अब कैश फ्लो जो है लेकिन किसके लिए नहीं होता? तो सिर्फ जो 1% कंपनी, ये 1% कंपनी का कंसेप्ट जो है कंपनी एक्ट 2013 में ये नया कंसेप्ट लाया गया। उसमें क्या कहा गया कि कोई ये हाइब्रिड वर्जन है, आप कह सकते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म का। 1% कंपनी जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकती है आरओसी में जाकर के, मतलब कंपनी एक महीने मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म रहेगी, आरओसी में रजिस्टर्ड हो जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों कि वो कंपनी की जो है सारी फाइनेंशियल पॉलिसी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। आप जो सिर्फ मतलब फाइनेंस करने में आप जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो है ये 1% कंपनी का कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत सारे अदर गाइडलाइन भी इसके लिए इंट्रोड्यूस किए गए, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में या सब्सिक्वेंट वीडियो में इसके बारे में 1 to 1 मतलब स्मॉल कंपनी क्या होता है या डोरमेंट कंपनी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है दोस्तों जहां पर पेड अप कैपिटल 2 करोड़ हो और टर्नओवर जो है अप टू 20 करोड़ हो। पहले ये 50 लाख जो पेड अप कैपिटल और 2 करोड़ रुपीस तक टर्नओवर था, जिसको जो है 2020 के बजट में 2021 के बजट में उसे लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। डोरमेंट कंपनी वो होती है दोस्तों जो जिसकी एक्टिव आरओसी में एक्टिव नहीं होती, या फिर उसने बैलेंस शीट फाइल नहीं किया हो कंटिन्यूअस फॉर मोर देन 2 इयर्स, या फिर कंपनी खुद ही जो है डोरमेंट स्टेटस में रखना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी फ्लॉट किया है लेकिन अभी कोई ट्रांजैक्शन उस कंपनी में ना हो रहा हो। तो इस केस में भी कंपनी फाइल करती है रिटर्न कि इस कंपनी को डोरमेंट स्टेटस में अभी रखा जाए। तो उसको छोड़ के दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो आप जो है दोस्तों कैश फ्लो का जो है डिटेल में स्टडी करें। वैसे मैं बता दूं कैश फ्लो के लिए भी एक सेपरेट जो है मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आप लोग के काम आएगी। इसके अलावा जो दोस्तों आता है कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। कारो ये कंसेप्ट नया नहीं है दोस्तों, पहले जो है
जहाँ तक मुझे याद है ये 2006 में, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है कारो 2016 में आया, और इसके बाद जो ये थर्ड अमेंडमेंट के साथ 2020 में लाया गया। अब जो है दोस्तों ये कारो जो है किस केस में अप्लीकेबल होता है, तो ये जो है जिसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब कि टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, और बोरोइंग भी जो है 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और सेल्स जो है मिनिमम अचीवमेंट 10 करोड़ का कर लिया हो। तो ये बहुत सारी कंपनी में आपको देखने मिल जाएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट का टर्नओवर है, और 1 करोड़ तो लिमिट जो है सारी कंपनी में मिलेगी आपको। तो कंपनी को कारो जो मैंडेटली जो है प्रिपेयर करना होता है। इनफैक्ट कारो में अगर आप कारो पढ़ लो ना किसी भी कंपनी का, तो आपका जो है 80% कह सकता हूँ ड्यू डिलिजेंस हो जाता है, क्योंकि कारो के कारण ही ना मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को अभी ये भी लिखना पड़ता है कि क्या कंपनी के पास इतना लिक्विड है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक एटलीस्ट कंपनी जो है डेट सर्विस कर पाएगी। तो इसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि नाउ अगर आप कारो कंप्लाइड कोई कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें जो है ऑडिटर रेशियो को भी कैलकुलेट करके दे रही है, सारे रेशियो जो कैलकुलेट करके दे रही है। तो कारो रिपोर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है अभी के किसी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग या पोजीशन को जानने के लिए। अब रहा क्या, अगर आप मैं वो सारे 21 पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कारो में क्या क्या आता है, और देखेंगे कि आप सारे काफी रिलेवेंट है फाइनेंशियल स्टैंडिंग को और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी लेने के लिए। अब जो है डिटेल्स ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट, डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनी गारंटी ऑफ सिक्योरिटी और एडवांसेस और लोन्स गिवन, कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स टू डायरेक्टर्स, मतलब लोन डायरेक्टर्स को तो दिया नहीं है, फंड इनडायरेक्टली भी डाइवर्ट किया जाता है कभी, ठीक है। कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इनकम, ये देखिए अनरिकॉर्डेड इनकम इस तरह भी है। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, अगर लास्ट 1 ईयर में किसी तरह का भी डिफॉल्ट कंपनी ने किया है रीपेमेंट में, तो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। उसके अलावा फंड रेज्ड एंड यूटिलाइजेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अभी जो ऑडिटर है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसको ही इंश्योर करना है कि लास्ट 1 ईयर में वो कंपनी ने कौन कौन सा फंड रेज किया है, और उसका इंड यूज भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट को वेरीफाई करना है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो किस तरह जो है इंड यूज को इंश्योर करता है। फिर फ्रॉड एंड विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स, कोई भी इस देखिए ये सारे जो भी पैरामीटर्स है ना, ये सारे जो है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है आपके लिए, या आप किसी में जो एक्सपोजर लेने जा रहे हो, तो ये सारे जो है अर्ली वार्निंग या क्रेडिट मॉनिटरिंग पर्पज से भी ये सारे पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस बाय ये नीति, कंप्लायंस ऑन ट्रांजेक्शंस विथ रिलेटेड पार्टी, देखिए यहाँ सर्कुलर या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है उसके बारे में यहाँ बताया गया। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ठीक है। नॉन कैश डीलिंग विद डायरेक्टर, मतलब इनडायरेक्ट बेनिफिट अगर किसी डायरेक्टर को दे रहे हैं उसके बारे में। रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 आई ऑफ RBI एक्ट 1934, ठीक है। कैश लॉसेस, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑन मीटिंग लायबिलिटी, ट्रांजेक्शन टू फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, क्वालिफिकेशन और एडवर्स ऑडिटर्स रिमार्क इन अदर ग्रुप कंपनी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 19 एंड पॉइंट नंबर 21, यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी और मीटिंग लायबिलिटी, मैंने कहा ना कि अगर कंपनी अनसर्टेन हो, फाइनेंशियल क्रंच हो, तो ऑडिटर्स जो है उसको रेशियो निकाल करके सब जस्टिफाई करना है कि कंपनी में फाइनेंशियल क्रंच है या नहीं है, ऐसा अनसर्टेनिटी है कंपनी के पास रीपे करने के लिए या नहीं। फिर एडवांस रिमार्क्स कंपनी का तो छोड़िए, आप उसके ग्रुप कंपनी का भी कह रहे हैं कि ऑडिटर्स रिपोर्ट के थ्रू जो है मतलब ऑडिटर्स को सबमिट करना है कि कोई एडवर्स रिमार्क्स ऑडिटर्स का नहीं है। फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल पोजीशन किसी कंपनी का अगर जानना हो तो कौन कौन से स्टेटमेंट को स्टडी करें। तो दोस्तों ये माइंड में रखकर ही जो है आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए या आप जो है मनी लेंड कीजिए, तभी जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है सेफ रहेगा। अदरवाइज ये सारे जो है रेफरेंस को लेकर के आप कंपनी का क्रेडिट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।